हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत विज्ञान की एक शाखा है जिसका के नाम है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम लोगों ने अध्याय 1 में एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आपको केवल रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उनको दिखाया गया था और उनके समीकरण कैसे बनेंगे। इनके लिए हमने कुछ यहाँ पे संसाधन आपको दिए थे। वो कौन कौन से संसाधन थे, तो आप चाहें तो इसके लिए आप पिछला वीडियो आप देख सकते हो। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हमको चाहिए। तो नंबर 1 हमने बताया था आप लोगों को कि कम से कम रासायनिक समीकरण बनाने के लिए, उससे तो हमने ऑफलाइन में 1 से लेकर के 20 तक तत्वों के नाम बंटवाए हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर करता हूं कि आप लोग 1 से लेकर के 30 तक अगर आप तत्वों के नाम याद कर लेते हैं, उनके परमाणु क्रमांक यदि याद कर लेते हैं, तो हम लोग रासायनिक समीकरण बनाने में कम से कम 1/3 रोल अदा करेंगे। तो यानी मुझे तत्व की जानकारी होनी चाहिए, तत्व का नाम पता होना चाहिए। नंबर 2 दूसरा क्या है, हमने बताया था परमाणुकता। यदि हम परमाणुकता की बात करें, यदि परमाणुकता अगर हम जान लेते हैं तो मुझे समीकरण बनाने में थोड़ी मदद मिलेगी। यानी अगर हम परमाणुकता की जानकारी रखते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ने से पहले पिछला वीडियो देख लेते हैं कि परमाणुकता किसकी क्या होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमें इनकी संयोजकता, क्योंकि पिछले चैप्टर का ये 3 पॉइंट जो है आप यदि ढंग से पढ़ लेते हैं तो इन 3 पॉइंट के मदद से हम रासायनिक समीकरण बहुत ही हल्के तरीके से हल कर लेंगे। इसमें मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हम चाहेंगे कि आपको 0 से लेकर के, हम 0 से स्टार्ट करेंगे कि आप समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो समीकरण हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए विज्ञान विषय के अंतर्गत तो कुछ बच्चों का रुझान, जैसे कि मैथ विषय वाले छात्र होते हैं, जैसे कि पीसीएम ग्रुप वाले, तो उनका देखा जाए तो उनका मजबूती जो होता है वो भौतिक विज्ञान पे होता है। भौतिक विज्ञान के साथ उनका मैथ रहता है। लेकिन यदि हम दूसरी बात करें बायोलॉजी के लिए, BZC ग्रुप, जिसकी BZC बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, या इंटर में बात करेंगे हम, तो इंटर में आपका जहाँ मैथ होता है वहाँ पे आपका आ जाएगा बायो, यानी PCB ग्रुप कर सकते हैं। तो PCB ग्रुप वालों में उनका ज़्यादा फोकस अगर बायोलॉजी का है तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी का रिलेशन का आपके केमिस्ट्री से होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन हम बात करेंगे कि मुझे रासायनिक समीकरण कैसे बनाना है। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए अगर देखा जाए तो आपके यूट्यूबर तमाम हज़ारों वीडियो दे दिए होंगे, लेकिन वो अपनी भाषा में समझाते हैं। लेकिन हम आपको एकदम 0 लेवल से, यानी छोटे बच्चों का स्टैंडर्ड उठाएंगे, या कि कैसे हम बनाएं, यानी कैसे सीखें। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा कि 3 चीज़ें अगर आपने पिछले वीडियो में देख ली है, इसको बखूबी आपने रट लिया है, यानी कर पा रहे हो, तो चल करके हम यहाँ पे आपको एक समीकरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको उस समीकरण में हम क्या देने वाले हैं, तो अगर देखा जाए, अगर हम नंबर 1 बात करें तो हमने कहा कि हाइड्रोजन में यदि ऑक्सीजन आप मिलाते हो तो हमने रटा हुआ है कि जल बनता है। रटा हुआ चीज़ें हमने जल लिख दिया, लेकिन मैं ये नहीं बताने वाला हूँ। आपको सिंपल तरीके से पहले ये पता चल जाए कि जो दोनों तत्व हमारे हैं, कौन धनावेश वाला है, कौन ऋणावेश वाला है, किसके ऊपर धनायन है, किसके ऊपर ऋणायन है, किसके ऊपर कैथोड है, किसके ऊपर एनोड है। इसकी जानकारी यदि आपको है तो हमने बैलेंसिंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि जहाँ से धातु अधातु का हम चयन कर सकते हैं, तो बखूबी हम लोग परमाणुकता का सहारा लेंगे। और एक बात याद कर लीजिएगा, मैं आपको इसी सेशन में बता दे रहा हूँ कि आप जो कल पिछले वीडियो में पढ़े थे उसमें हमने परमाणुकता लिखा था, तो परमाणुकता का प्रयोग कब होगा याद रखिएगा। अगर तत्व का नाम लिखा हो तो तत्व में हम परमाणुकता का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक में उनकी संयोजकता का काम लगता है। यानी परमाणुकता और संयोजकता का एक अटूट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा।
छोटा समीकरण है लेकिन बड़े काम की चीज़ है। यदि आप जीरो लेवल से केमिस्ट्री सीख रहे हो तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं वो ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर हम देखें इसमें आपका, तो हाइड्रोजन के साथ यदि हम ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो तुरंत हम यहाँ H2O लिख देते हैं। ऐसी हरकत हमें करनी ही नहीं है। पहला काम करना है, आपको पता करना है कि कौन इसमें धनावेश रखता है, कौन इसमें ऋणावेश रखता है। तो हम आपको बता दें कि पिछले ही वीडियो में आपको बताए थे कि हाइड्रोजन क्या है, धनायन रखता था। अब कहोगे कि सर आपने बताया था कि हाइड्रोजन तो अधातु है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो वहाँ ऋणावेश होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक इसके पीछे कंडीशन है, ये अपवाद है। आओ चल के मैं दिखाता हूँ कि किस कंडीशन की वजह से हाइड्रोजन क्या करता है, ऋणावेश नहीं रख करके धनावेश रखता है। तो हम देखते हैं कि एल्केन श्रेणी का मेरे पास फार्मूला है CnH2n+2। इस फार्मूले में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं कार्बन परमाणुओं की संख्या रखूं तो मुझे कोई ना कोई यौगिक बाहर निकल के आएगा। अगर देखा जाए तो हम कार्बन का एक परमाणु रख लेते हैं तो मुझे H4, कार्बन का एक परमाणु भरेंगे तो C1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 भरेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, लेकिन मैं 2 ही नहीं भरूंगा यहाँ पे क्योंकि 1 भरा हूँ तो यहाँ पे 1 भरा जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 कम 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। यानी ये फार्मूला हमारा एल्केन श्रेणी का है जिसका अनुलग्न क्या है, N है। तो आप कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको मेथ बोलते हो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में IUPAC बताया हुआ है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीछे आपके HK4 हैं जो फार्मूले की सहायता से हैं, तो N जुड़ जाएगा, N जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा मेथेन। तो अब कहोगे मेथेन हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप ये बताने वाले हैं कि एक यही समीकरण है जिसकी वजह से हाइड्रोजन हमारा क्या रखता है, धनावेश रखता है। यानी जो दान करने वाला होता है उसके ऊपर धनावेश होगा, जो कि आपसे ऋण लेने वाला है, कर्ज लेने वाला है, उसके ऊपर क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो आपको इसी फार्मूले में अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो संरचना बनाते हैं तो कार्बन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। और आप देख रहे हैं कि एल्केन श्रेणी है, तो एल्केन श्रेणी में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, हाइड्रोजन को मैं यहाँ जोड़ दूंगा, हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। जब हाइड्रोजन को हमने जोड़ दिया तो सबसे बात है कि ये देखा जाता है कि कार्बन जो परमाणु है अपना अष्टक कैसे बनाएगा। अपना अष्टक पूरा करने के लिए जानते हैं कि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 परमाणु पहले से ही होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपना अष्टक बनाने के लिए इस हाइड्रोजन से 1 परमाणु लिया तो 5 हो गए, इससे लिया तो 6 हो गए, इससे लिया तो 7 हो गए, इससे लिया तो 8 हो गए। यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी से ठेठ भाषा में कहें, समझा के बोलें तो करें कि अपना काम बनाने के लिए जिससे नहीं मांगना चाहिए उससे भी मांग लिया इन्होंने। मांग लेने की वजह से अगर एक बार इन्होंने इसको दे दिया तो ये दाता हो गए। दाता होने का मतलब क्या है कि ये आपको धनावेश रखता है, और कार्बन लिया है इसलिए क्या रखेगा, ऋणावेश रखेगा। यही कारण है। इसी कारण के वजह से जब देखेंगे हम तो इन दोनों को मिलाकर के एक चैप्टर बनता है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो भी यौगिक होंगे वो आपको हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। इनकी श्रेणी में आपने देखा कि हाइड्रोजन धनायन हो गया और कार्बन आपका ऋणायन हो गया, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें या हम आपको बैलेंसी पढ़ा रहे थे तो 1 से 20 तक के तत्वों में अगर देखा जाए तो उसमें यही 2 अपवाद भी थे। रियल में इसको माइनस होना चाहिए था, इसको प्लस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यही एक घटना है जिसके के कारण उल्टा खेल हो गया। उल्टा खेल होने का मतलब हाइड्रोजन धनावेश रखने लगा और कार्बन ऋणावेश रखना शुरू कर दिया। तो आपको इस बात से जरूर जानकारी मिली होगी कि किस कारण से, किस घटना के वजह से हाइड्रोजन हमारा धनायन रखता है और हमारा कार्बन ऋणायन रखता है। अब जानकारी हो गई तो हम चलते हैं आपके टॉपिक पे ऊपर ध्यान देंगे। इस टॉपिक में पहले हमने आपको बोला था, पहले पता कर लेते हैं कि कौन धनायन रखता है, कौन ऋणायन रखता है। इस हिसाब से देखो हम इंटरेस्टिंग आपको क्लास देने वाले हैं। कुछ लोग अपवाद कहेंगे, विवाद करेंगे, उनका भी इलाज है, सबके लिए इलाज हमारे सामने है। लेकिन मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री टोटल अपवादों से घिरी है। केमिस्ट्री की पूरी जानकारी किसी को नहीं है। 118 तत्व खोजे गए हैं, लेकिन प्रकृति ने किसने दिए,
92। प्रकृति ने 92 एलिमेंट दिए हैं, लेकिन अभी तक साइंस ने कितना ढूंढा है? केवल 26 परमाणु ढूंढे हैं, और 26 ढूंढे हैं तो आपको बहस करना जायज़ नहीं है। तो हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन धनायन रखता है, ऑक्सीजन ऋणायन रखता है। तो ये आपको बात नोट कर लेनी होगी। ये क्या है? तत्व हैं। तो तत्वों की क्या लिखी जाती है? परमाणुकता। तत्वों की परमाणुकता। लेकिन हम वही अब जब मिला करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनाएंगे तो आपको जुड़ गए तो क्या बनाए? यौगिक बना दिए। तो मैंने कहा कि यौगिकों की क्या लिखी जाती है? तो यौगिकों की हम लिखेंगे संयोजकता। इधर आपका यौगिक है, संयोजकता, बैलेंसी, और उधर हम बात करेंगे इधर, तो ये सब जो होंगे इनकी क्या लिखी जाएगी? परमाणुकता। अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आपसे कोशिश है कि अगर नेक्स्ट वीडियो ने जो चीज़ें दी गई है वो नोट किए होंगे तो परमाणुकता का टेंशन समाप्त हो जाएगा और संयोजकता का भी टेंशन समाप्त हो जाएगा, और आज आपका समीकरण बनाने का भी टेंशन समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगर सही मायने में अगर कोई बच्चा नए सिरे से सीख रहा है उसके लिए तो ये 4 चांद लगा देना उचित तो समझेंगे हम कि 4 चांद लगा देगा, आपको केमिस्ट्री समझ में आना शुरू हो जाएगी। और आपसे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। भले मत लाइक करिए, आप पसंद मत करिए, लेकिन मेरी बात दूसरे तरफ जरूर शेयर करिए कि क्योंकि वो लोग तो समझें, जरूर कोई ना कोई समझेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा ना कि मेरी बात मेरे अंदर ही दफन हो जाए। इसलिए मैं तो चाह रहा था लाइव सेशन आके समझाऊं, लेकिन नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम पहले आपको बताएंगे कि इधर परमाणुकता क्या होती है, इधर संयोजकता क्या होती है, और पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या होता है, माहौल खुशनुमा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग देखे होंगे कि टीचर के दबाव में चुपचाप बैठ के शांत होकर लिखते पढ़ते रहते, नहीं। अगर पीछे क्लास में बैठा बच्चा अगर टीचर के बोलने से या उनके बात करने के तरीके को समझ पकड़ रहा है तो ज़रूर आपको एक बार हंसाने से, कुछ ऐसी चीज़ें बीच बीच में आप छोड़ते रहें कि बच्चा हंसता रहे। इस छोड़ने से क्या मतलब होता है? कोई मोटिवेशन की चीज़ दें या कोई हंसी मजाक वाली चीज़ें हैं, कोई कॉमेडी है, अगर हम दे रहे हैं, पिछले सीट पे बैठा जो ही बच्चा बैठा है और वो भी आपके साथ लय मिला के अगर हंस रहा है तो कन्फर्म है कि वो बात को आपको पकड़ रहा है। कम से कम एक क्लास में इतनी बात होनी चाहिए। तो चलिए, पहली बात तो केमिस्ट्री है, वैसे ही नीरस है, इसलिए मैं आपसे कह दिया हूँ कि आप अन्यथा मत लीजिएगा, आप थोड़ा के खुश मिजाज रहिए। आइए हम लोग बात करते हैं कि तत्व है ये, तो तत्वों की क्या लिखी जाएगी? परमाणुकता। लेकिन ये आपके जब ज्वाइंट हो गए तो 2 तत्व मिलकर के क्या बना दिए? यौगिक। यौगिक बना दिए, तो ये यौगिक की क्या लिखी जाएगी? वैलेंसी। पहले इसको लिखने का प्रयास किया जाए। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन अधातु है, रियल में तो अधातु है। और मैंने लिखा तो अधातु कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु। ये भी अधातु है तो मैंने लिखा 2 परमाणु। परमाणुकता तो मैंने लिख के खाली हो गई। अब चलते हैं इनकी वैलेंसी की बात करें। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? आपने देखा 1 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है? 2। जब एक तत्व दूसरे तत्व में मिलेगा तो अपना गुण और लक्षण इनको दे देगा और ये अपना गुण तत्व लक्षण इनको दे देंगे। कहीं कैसे, ये कैसे हो रहा है? मेरे पास तो कोई केमिकल है नहीं कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं, लेकिन मैं सिंपली आपके गांव घर गलियों में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम समझा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आप सूखी मिट्टी का कोई छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसमें पानी की कुछ बूंदें डालिए। पानी की बूंद डालेंगे तो पानी कहाँ चला गया? मिट्टी के अंतर्गत। एक समय पानी की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो ये पता चलेगा कि मिट्टी कहाँ चली गई? पानी के अंदर। यानी पानी ने अपना लक्षण दिखाया मिट्टी पे, मिट्टी ने लक्षण दिखाया अपना पानी पे। तो यानी इनकी बैलेंसी इनके ऊपर और इनकी बैलेंसी इनके ऊपर हम यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। और देखा जाए तो आपको पता है कि ईश्वर एक है, दिखता नहीं है। नहीं दिखता है जिसको हम नहीं दिखने देंगे, काम खत्म हो गया। और ये जो बन के तैयार हुआ है ये आपके जल का सूत्र है। लेकिन रह गई बात, हम दोनों तरफ परमाणुओं को बैलेंस कैसे करेंगे? तो परमाणु को बैलेंस करने के लिए आपको प्रकृति ने गिनती दी है, अब काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। बैलेंस हुआ।
ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, यहाँ 2 परमाणु है। तो आपको पता है कि परमाणुकता तो यहाँ लगा सकते हो, लेकिन बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ लगाओगे, परमाणुओं की संख्या कहाँ लगाओगे, इनके सामने। मैंने यहाँ 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, लेकिन हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए। इनकी परमाणुकता तो हमने पहले ही नोट कर ली थी नियम के तहत, बैलेंसी नोट कर दी हमने नियम के तहत, लेकिन देखा जाए कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे। तो काउंट करने के लिए मैंने काउंट किया था कि इधर आपके 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 ही है, तो 4 हाइड्रोजन उधर हैं। तो मैं यदि हम यहाँ देखिए, हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी लगाएंगे तो इनके सामने लगाएंगे, ये यहाँ, तो हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, लेकिन ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं, यानी हमारा जो समीकरण हुआ बैलेंस हुआ। बैलेंस करने का ये तरीका अगर आपको कैसा लगा, आप चाहें तो हम तो कहेंगे कि अधिक से अधिक आप ना कमेंट के बजाय शेयर करिए कि ये हमारा बहुत से लोगों में जाए, और वो हमारे जो विद्वान हैं वो कहें कि गलत है या सही है, क्योंकि केमिस्ट्री डरावना विषय नहीं है, लेकिन हम लोग डरा देते हैं। अब हम आपको एक दूसरा समीकरण लेके बनाएंगे, अभी चल के दिखाते हैं आप लोगों को, या आप लोग इसको उतार लीजिएगा। मैं एक छोटा सा समीकरण लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम लोग दूसरे एक हमने कह लिया मैग्नीशियम और प्लस हमने ले लिया ऑक्सीजन। देखिए मैंने छोटे छोटे समीकरण लिए, यानी पहले आपको हमने एक एक तत्व जोड़ के बताना सिखा रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं नीचे से बेस से लेकर के आऊँगा, आपको टॉप तक ले जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, तो पहले पता हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कौन धनायन है कौन ऋणायन है। तो ये आपका धनायन है क्योंकि धातु है। आप बैलेंसी निकाले होंगे, अगर नहीं निकाले होंगे तो मैं बार बार कहता हूँ कि पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें पता चल जाएगा कौन धातु है कौन अधातु है। और ऑक्सीजन क्या आपका अधातु है। सिंपल सी बात है कि जो धनायन है उसको हम आगे रखेंगे, धनावेश रखता है वो हमेशा आगे रहेगा, और जो ऋणावेश रखता है वो हमेशा पीछे रहेगा। जैसे मैंने अगले समीकरण में किया था सेम वैसे कर रहा हूँ, अगर आपको पकड़ बन जाए तो बेहतर है। अगर हमने देखा कि तत्वों की का लिखी जाती है, तो हमने बताया कि परमाणुकता लिखी जाती है, यौगिकों की का लिखी जाएगी, संयोजकता लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको 1 परमाणु लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 परमाणु, क्योंकि धातु हमारे क्या होते हैं 1 परमाणु, अधातु क्या होते हैं 2 परमाणु। तो ईश्वर 1 है वो दिखेगा ही नहीं, इसलिए कहा जाता है ईश्वर 1 है, नहीं दिखेगा। अब हम परमाणुकता का काम खत्म, आइए बैलेंसी की बात करते हैं, संयोजकता। तो मैग्नीशियम का कितना बैलेंसी होता है 2, क्योंकि आपने देखा होगा निकाल करके मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 12, 2 8 10, अरे 2 8 10 हो गया, और उसके बाद 2 12, तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 6 होता है कि क्या होता है, आप कमेंट दीजिएगा। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तो, लेकिन नहीं, आपको देखना है कि ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है। 8 होता है तो आपको पहली कक्षा में 2, दूसरे में क्या हो जाएगा 6, तो 6 का मतलब है कि आपको अपने कक्षा के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे घटाएंगे, तो 8 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 2। तो यानी हम इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई 2। जब दोनों की समान बैलेंसी है तो इनको हम अनुपात में है तो ख़त्म कर देते हैं, काम खत्म। यानी ना इनका 2 लिखा जाएगा ना इनका 2 लिखा जाएगा, यानी हमने क्या लिखा केवल MgO। अब हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के कितना परमाणु है 2, कितना है 1, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा हम आगे लगाएंगे। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2, तो ऑक्सीजन 2 है लेकिन मैग्नीशियम 1 ही है, हम क्या करेंगे 2 यहाँ लगा देंगे। अब ऐसा ही छोटा समीकरण, अब चलिए मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बनाइए मेरे साथ। मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन प्लस मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। अब आपको मिला के बनाना है, क्या बनेगा। तो जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाना था, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाना है, और नाइट्रोजन में मिलाना है हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा जिसमें जो मिलाना होता है उसको हमेशा लास्ट में रखिए। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर ये आपका लास्ट में है
तो आप सिंपली आप इसको लास्ट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर है कि आपके धनायन आगे रहते हैं, ऋणायन पीछे रहते हैं, एक तरीका ये भी है। और एक तरीका ये है कि इन दोनों में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की प्रकृति सेम है, ए भी अधातु है, ए भी अधातु है, लेकिन शर्त इस बात की है कि इन दोनों में अगर देखा जाए तो मैंने अपना फंडा बनाया हुआ है कि हमारे फंडा के हिसाब से कि जो परमाणु आगे रहेगा उसको हम आगे रखेंगे, जो पीछे है उसको हम पीछे रखेंगे। आप कह सकते हो, आपका कहना उचित है कि हम हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन नहीं कर सकते, नहीं भूलिएगा मत, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि केमिस्ट्री है। अगर अपने से एक भी वर्ड जोड़ेंगे तो हो सकता है कि बम बन जाए। डर तो इस बात का है कि वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे मिला के दिए हम उससे मिलाएंगे, तो ज़रूर है पेपर में मिलेगा तो हाइड्रोजन में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन के साथ आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो अब हम लोग वही काम पुराना वाला सिस्टम अपनाएंगे। तत्वों की क्या लिखेंगे, परमाणुता लिखेंगे। तो तत्वों का परमाणु का आपका एक और इसका परमाणु देख रहे हैं एक परमाणु हैं, लेकिन रियल रूप से देखा जाए उसके हिसाब से परमाणुता के आधार पे तो अधातु कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। तो इनके भी 2 परमाणु, यहाँ भी परमाणु हमेशा नीचे लिखे जाएंगे। और इधर यौगिक बन गया, 2 तत्व मिल गए आपस में, रेशियो भी बराबर था। जैसा कि आप जानते हैं कि यौगिक क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात होता है, आपने देखा इनका एक अनुपात निश्चित था, वैसे ही इनका भी अनुपात क्या होगा, निश्चित है। तो अब हम इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 3 होती है, निकाल के आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन क्या होती है, 1, तो ये चला जाएगा इस पर और ये चला गया इस पर, और ये बना आपका NH3 जिसको हम कहते हैं अमोनिया। इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को नोट कर लेते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखा जाए तो नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, नाइट्रोजन का 2 परमाणु है। हाइड्रोजन कितना है, 6 परमाणु हो जाएगा, हाइड्रोजन का 6 करेंगे, आपका टोटल बैलेंस हो गया। ये बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका हम लोग सीख रहे हैं। अब ऐसे ही हम लोग, ये तो हम थोड़ा सा एक बेस दिया था कि आप तत्वों को कैसे जोड़ोगे, लेकिन अब मेरा अगला जो वीडियो है वो किस पर डिपेंड होगा, हमारी उस रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। वो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको हम सिंपली बताएंगे। और हम आज आपसे अनुमति चाहेंगे कि आज हमें यहीं पे रहने दीजिए, रोकिए। अब आगे कल आपको रासायनिक अभिक्रिया हम बैलेंस करके दिखाएंगे सबको। तो ऐसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना हो करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।